नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 16वें अध्याय जल एक बहुमूल्य संसाधन के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने जल हमारे लिए किन किन कार्यों में उपयोग में लिया जाता है उसके विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने यह भी देखा कि जल उसकी मूलभूत 3 अवस्था ठोस, द्रव्य और गैस स्वरूप में पाया जाता है। हमने यह भी देखा कि पृथ्वी पर जल उसके कुछ स्रोत जैसे कि वर्षा, समुद्र, नदियां, तालाब, कुएं, झीलें आदि द्वारा प्राप्त होता है। आइए आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही जल के स्रोत भौम जल के विषय में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, यदि हम किसी जलाशय के निकट की भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहां की जो मृदा है वह अति आर्द्र या नम देखने को मिलती है। यदि आपके घर के आसपास कोई नदी या तालाब हो और वहां पर जाकर के आप हल्का सा गड्ढा खोदें तो आपको वहां की जो मृदा है वह अति नम देखने को मिलेगी, यानी गीली देखने को मिलेगी। यह इस चीज को इंगित करती है कि भूमिगत जल की उपस्थिति रही हुई है। विद्यार्थी मित्रों, यह भूमिगत जल हमें कुछ विस्तार में काफी कम गहराई पर तो कुछ विस्तार में काफी अधिक गहराई पर प्राप्त होता है। हम यदि और अधिक गहराई तक खोदते हुए चले जाएं तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान यानी अवकाश और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे हुए होते हैं। आप इन चित्रों में ऐसे स्थानों को देख सकते हैं कि जहां जो मिट्टी के कण हैं या जो चट्टानों के कण हैं उनके बीच के जो रिक्त स्थान है वह जल से भरे हुए हैं। इस परत की जो ऊपर की सीमा है उसे हम भौम जल स्तर के नाम से जानते हैं। भौम जल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होते हैं और यह किसी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो, वह काफी कम गहराई पर भी हो सकते हैं और काफी अधिक गहराई पर भी हो सकते हैं। और यदि हम किसी एक ही विस्तार की बात करें तो किसी एक ही विस्तार के अंदर भी इनकी गहराई में परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यदि आपके गांव की चर्चा की जाए तो यदि आपके गांव में कहीं पर कोई कुआं खोदा गया हो तो हो सकता है कि किसी एक कुएं में काफी कम गहराई पर पानी प्राप्त हो जाए और उसी विस्तार में किसी दूसरे कुएं में काफी अधिक गहराई में खोदने पर भी पानी प्राप्त ना हो। यानी विद्यार्थी मित्रों, यह जो भौम जल स्तर है यह अलग अलग विस्तार में अलग अलग हो सकता है। यद्यपि किसी एक ही विस्तार इसका जो स्तर है वह अलग अलग हो सकता है। विद्यार्थी मित्रों, भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। यानी भौम जल स्तर के नीचे जो हमें जल देखने को मिलता है वह भौम जल कहा जाता है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर प्राप्त हो सकता है या फिर अनेक मीटर की गहराई में भी यह प्राप्त हो सकता है। यानी भौम जल की जो प्राप्तता है वह काफी कम गहराई पर या काफी अधिक गहराई पर भी देखने को मिल सकती है। अब विद्यार्थी मित्रों, मन में एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि यह भौम जल का स्रोत क्या है, भूमि के अंदर यह जल आया। तो चलिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, वर्षा जल और जो अन्य स्रोत हैं जैसे कि नदियां या तालाब, इनका जो जल है वह मृदा के द्वारा रीस करके भूमि के नीचे गहराई में स्थित जो रिक्त स्थान है या जो दरारें हैं वहां तक पहुंच जाता है। यानी वर्षा ऋतु में जो बरसात का पानी पृथ्वी पर गिरता है या जो तालाबों में रहा हुआ वह मृदा के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है उनके द्वारा शोषित किया जाता है और जमीन के नीचे जो हमने थोड़ी देर पहले दरारों की चर्चा की उन दरारों तक पहुंचा दिया जाता है और इस प्रकार जो भौमगत जल का स्तर है वह बना रहता है। भूमि में जल के रिसाव की इस प्रक्रिया को अंतः स्यंदन के नाम से जाना जाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। यानी इस प्रक्रम द्वारा हमने जितना भी जल जमीन में से बाहर निकाल लिया है उसकी पुनः आपूर्ति की जाती है। तो भौमगत जल की पुनः आपूर्ति करने के लिए अंतर स्यंदन जो प्रक्रिया है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे स्थित कठोर शैलों यानी चट्टानों की परतों के बीच भौम जल संचित और
इस प्रकार संचित भौमजल के भंडारों को हम जल भर के नाम से जानते हैं, यानी चट्टानों के बीच में जो दरारें हैं उनमें जो जल भरा हुआ है उसे हम जल भर के नाम से जानते हैं। जलभरों के जल को हम सामान्य रूप से नलकूपों द्वारा अथवा तो हैंडपंप की सहायता से बाहर निकालते हैं। आपने अपने घर के आसपास रहे हुए खेतों में ऐसे नलकूपों या बोरिंग को जरूर देखा होगा, या आपने अपने गांव में हैंडपंप को भी देखा होगा, जिसकी सहायता से जमीन के नीचे रहा हुआ जो जल है उसे सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थी मित्रों, आपकी पाठ्यपुस्तक में रहे हुए इस चित्र की सहायता से आप इस प्रक्रम को सरलता से समझ सकते हैं। जलभरों के जल को सामान्य रूप से नलकूपों अथवा हैंडपंप की सहायता से बाहर निकाला जाता है। यदि विद्यार्थी मित्रों आपके घर के आसपास के विस्तार में किसी भवन का निर्माण हो रहा हो या किसी बिल्डिंग का निर्माण हो रहा हो, तो आपने देखा होगा कि वहां पर वह लोग सबसे पहले भवन के निर्माण के लिए जरूरी जो पानी है उसे जमीन में गड्ढा खोद करके बोरिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे लोग भी बोरिंग की सहायता से भौम जल का उपयोग करते हैं और भवनों के निर्माण में उपयोग में ले लेते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार बहुत सारे कामों द्वारा हम भौमगत जल को जमीन में से बाहर निकाल लेते हैं और उसकी आपूर्ति वर्षा के पानी द्वारा या नदियों के पानी द्वारा की जा सकती है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, हमारे लिए यह बात जान लेना अति आवश्यक है कि हम जिस प्रकार भौमगत जल को जमीन में से निकाल रहे हैं, इसकी जमीन में अत्यधिक मात्रा में क्षति यानी कमी उत्पन्न होती है, जिसे विद्यार्थी मित्रों हम भौम स्तर का अवक्षय के नाम से जानते हैं। तो आइए यह भौमजल स्तर का अवक्षय है क्या, इसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त। भूमि के नीचे से निकाले गए भौमजल की जो पुनः पूर्ति है वह वर्षा जल के द्वारा अवस्त्रवण या रिसाव के द्वारा हो जाती है, यानी जो बरसात का पानी पृथ्वी पर गिरता है वह जमीन के द्वारा अवस्त्रवित होता है यानी शोषित किया जाता है और उसे भौमजल तक पहुंचा दिया जाता है, यानी उस भौमजल की आपूर्ति हो जाती है। भौमजल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालें जितना जल की प्राकृतिक स्रोतों द्वारा आपूर्ति हो जाती है, लेकिन हमारे द्वारा निकाला गया जो जल है वह आपूर्ति द्वारा किए गए जल की मात्रा में यदि अधिक हो तो वह स्तर और अधिक नीचे गिर जाता है, जिसे हम भौमजल स्तर का अवक्षय के नाम से जानते हैं। भौमजल स्तर के अवक्षय के लिए कुछ कारण जिम्मेदार हैं। चलिए हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला कारण है जनसंख्या प्रसार, दूसरा कारण है बढ़ते हुए उद्योग, तीसरा कारण है कृषि कार्य, चौथा कारण है अल्प वर्षा, पांचवा कारण है यानी जंगलों का कटाव होना और अगला कारण है अवस्त्रवण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी यानी जल के शोषण के लिए जो खुले मैदान है उनकी मात्रा में कमी। आइए अब हम इनमें से कुछ महत्व के कारणों की चर्चा करते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं जनसंख्या प्रसार की। चलिए विद्यार्थी मित्रों, जनसंख्या प्रसार, जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण कार्य की मांग में बढ़ती होती है, जिसके कारण जो खुले मैदान हैं या खेत हैं उनमें कमी आ जाती है, जिसके कारण कृषि हेतु भूमि, उद्यान और खेल के मैदान जैसे खुले क्षेत्र में कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवस्त्रवण की जो दर है वह काफी कम हो जाती है, क्योंकि यदि आप जमीन के ऊपर सड़क बना दें या भवन बना दें तो जल के शोषण का जो क्षेत्रफल है वह काफी कम हो जाता है। आप जानते हैं कि अगर किसी पथरीली जमीन पर आप पानी को डालें और किसी सामान्य जमीन पर या खेत की जमीन पर पानी को आप डालें तो आप देख पाएंगे कि जो पत्थर के ऊपर डाला गया पानी है वह सरलता से नीचे शोषित नहीं हो पाता, जबकि किसी मैदान में या किसी खेत की जमीन में डाला गया पानी आसानी से काफी कम समय में जमीन में शोषित हो जाता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जो भवनों का निर्माण हो रहा है या जो सड़कों का निर्माण वह वर्षा के जल के शोषण के लिए अति रुकावट उत्पन्न करता है। इस कारण से भौमजल स्तर काफी नीचे गिरता जाता है। निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, और इसके लिए जो पर्याप्त जल है वह भी भौमजल के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, जिसे नलकूपों या बोरिंग द्वारा जमीन में से निकाला जाता है। दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप
हम भूमि में जल के अवस्त्रवण को भी कम कर रहे हैं। इसके कारण भौमजल स्तर निरंतर ही अवक्षय हो रहा है या नीचे गिरता जा रहा है। चलिए अब हम एक दूसरे कारण की चर्चा करते हैं, बढ़ते हुए उद्योग। विद्यार्थी मित्रों, हम सभी जानते हैं कि आज हमारा देश औद्योगिक विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है और इस औद्योगिक विकास के लिए एक अति आवश्यक सामग्री जल भी है। बहुत सारे उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें जल का भरपूर मात्रा में उपयोग किया जाता है। यदि हम चर्चा करें किसी चमड़े उद्योग की, तो चमड़े को धोने के लिए भी जल की अत्यधिक मात्रा की जरूरत पड़ती है। यदि हम बात करें किसी साड़ी उद्योग की, तो साड़ी में रंग लगाने के बाद उसे धोने के लिए भी अधिक मात्रा में जल की जरूरत होती है। ऊन उद्योग में भी भेड़ों के शरीर से निकाले गए ऊन को धो और इनके लिए जो जल की आपूर्ति है वह भी भौमजल से ही की जाती है, जिसके कारण भी भौमजल स्तर सतत नीचे गिर रहा है। चलिए अब एक और कारण की चर्चा करते हैं, कृषि कार्य। विद्यार्थी मित्रों, हम सभी जानते हैं कि भारत में अधिकांश अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां पर अत्यधिक मात्रा में फसलों को उगाया जाता है और यहाँ पर जो फसलें हैं वह वर्षा पर आधारित रहती है। बहुत कम विस्तार ऐसे हैं जहाँ पर नहरों के द्वारा पानी पहुंचाया जाता है और ऐसे विस्तार में उन्हें सिंचाई के किसी अन्य स्रोतों के ऊपर निर्धारित रहना पड़ता है। विद्यार्थी मित्रों, इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है, अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौमजल का उपयोग करना पड़ता है, जिसके कारण वे जमीन में से बोरिंग की सहायता से पानी को बाहर निकालते हैं और खेतों तक उसे पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुएं या बावड़ियां हैं, उनकी सहायता से भी भौमजल को बाहर निकाल करके खेतों तक पानी को पहुंचाया जाता है। हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खुराक की आपूर्ति करने के लिए किसानों पर अत्यधिक मात्रा में फसल उगाने का दबाव होता है और इस फसल की आपूर्ति वे इस तरह भूमिगत जल को बाहर निकाल करके ही पूरी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो भौमजल स्तर है उसमें लगातार गिरावट। मित्रों, चलिए अब हम चर्चा करते हैं जल के। अनेक कारणों से विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत अधिक असमानता देखने को मिलती है। हम यदि बात करें सहारा का रेगिस्तान, तो इस विस्तार में जल की मात्रा अत्यंत ना के बराबर है तथा कुछ वर्षावन ऐसे विस्तारों में जल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर बरसात भी अत्यधिक मात्रा में होती है, जिसके कारण जल की आपूर्ति सरलता से हो जाती है। अगर हम बात करें हमारे भारत देश की, तो हमारे देश जल के वितरण में असमानता देखने को मिलती है। कच्छ का रेगिस्तान तथा राजस्थान का थार का रेगिस्तान, इन विस्तारों में बरसात अत्यधिक कम मात्रा में होती है, जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो मेघालय की चेरापूंजी और मासी नरम जैसे विस्तारों में बरसात अत्यधिक मात्रा में होती है, अतः वहां जल की आपूर्ति सरलता से हो जाती है। तो किसी एक ही समय में किसी एक विस्तार में कम बरसात होने के कारण या बरसात के न होने के कारण अकाल जैसी समस्या पैदा हो जाती है, तो कहीं अत्यधिक मात्रा में बरसात गिर जाने के कारण बाढ़ की जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम हमारे देश में भी पानी की जो आपूर्ति है, जिसके लिए हम वर्षा पर आधारित रहते हैं, उसके अंदर भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। आप इस मानचित्र के द्वारा इस चीज का पता लगा सकते हैं कि आप जिस विस्तार में रह रहे हैं वहां पर जल की कितनी मात्रा बरसात के द्वारा पूरी की जाती है। विद्यार्थी मित्रों, एक मन में सवाल उत्पन्न होता है कि जहां वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, फिर भी जल की कमी ऐसा किस कारण हो रहा है? विद्यार्थी मित्रों, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जल स्रोत तो भरपूर मात्रा में है, परंतु उनका मैनेजमेंट यानी प्रबंधन सही नहीं है। इसी के कारण जल स्रोतों की अत्यधिक मात्रा होने के बावजूद भी जल की समस्या उत्पन्न होती है। इनका सही प्रबंधन किस तरह से कर सकते हैं, उसके विषय में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के द्वारा आपने जल के एक महत्व के स्रोत भौमजल के विषय में जानकारी प्राप्त की होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में लगे हुए बेल आइकन बटन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।